हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम क्लास 7th का चैप्टर 6 करेंगे, जो है मानव पर्यावरण इंटरैक्शन। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत मिले। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है, उसको समझेंगे, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें कैसा लाइफ है, ये हम लोग समझेंगे। मेन दो ही टॉपिक है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसिन में लाइफ। ठीक है, तो अमेजन बेसिन मुश्किल अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे तो अर्थ जैसे ये हमारा इक्वेटर है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय एरिया। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो और इक्वेटर के बीच में ये इक्वेटर के जो दोनों तरफ 10 डिग्री का जो रीजन होता है, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये जो शैडो रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र या इक्वेटोरियल क्षेत्र। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश भी इसको कहते हैं। तो पूरी की पूरी जो अमेजन नदी है वो इसी क्षेत्र में होकर बहती है। यहाँ पर अगर हम मैप देखेंगे तो ये देखिए, लगभग ये 10 डिग्री के आसपास यहाँ से ऐसे करके पूरी रिवर जो है इसके बीच में ही बह रही है। ठीक, और सबसे पहले ये देखते हैं कि अमेजन नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा। तो जब स्पेनिश लोग इसको ढूंढने के लिए गए थे तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, जो इस एरिया में रहने वाले ट्राइबल लोग हैं, तो वो लोग सर पे उन लोगों ने वो पहना था, सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं, हेडगियर, और एक घास की स्कर्ट पहने हुई थी। तो उन लोगों ने इन पे स्पेनिश लोगों पे आक्रमण किया। तो इनको वो जो प्राचीन रोमन एम्पायर्स में जो विमेन योद्धा होती थी उनका उन्होंने मतलब याद दिला दिया कि वो उस तरह से लड़ा करती थी। तो वो जो प्राचीन रोमन साम्राज्य की जो विमेन थी उनके नाम से इसका नाम पड़ा अमेजन। ठीक है, उनको बोलते थे अमेजोन्स, इसके वजह से इनका नाम पड़ा, इस नदी का नाम पड़ा अमेजन। ठीक है, और अब देखिए, ये जो अमेजन नदी है ये इस एरिया से निकलती है, इस पहाड़ी इलाके से यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकल के इधर एक एंडीज पर्वत श्रृंखला पड़ती है जो यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक जाती है। इसमें यहाँ से ये इस तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती है, और ये जो सागर पड़ता है इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन, और हिंदी में इसको कभी कभी लिखते हैं अंध महासागर। ठीक है, तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है तो उस नदी को मुहाना कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ से एक नदी ऐसे अड़ी, यहाँ से एक नदी ऐसे जुड़ी, तो ये इस वाली नदी का एक मुहाना हो गया और इस वाली नदी का एक मुहाना हो गया। ये बेसिकली जल राशि का है। ठीक है, और यही जब जाके समुद्र में मिलती है तो इसको बोलेंगे ये मुहाना है, और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी नदियाँ अमेजन में मिलती हैं, तो इसको बोलेंगे सहायक नदी। ये नदी क्या है कि अपना जो जल है वो इस मुख्य नदी पर गिरा देती है। ठीक, तो ये है सहायक नदी। क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरी इनको बोलते हैं। ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मेन नदी पर अपना जो उसमें मिलती हैं और अपना जल जो है उस पर पूरा गिरा देती हैं। ठीक है, और ये पूरे जिस एरिया को कवर करती हैं, मतलब जिस क्षेत्र से अपना पानी बहा कर लेके आती हैं, उस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं जल ग्रहण संग्रहण क्षेत्र या बेसिन, या इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। CATCH कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ठीक, अब देखो इसमें एक आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे जो वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है। मतलब अगर जल के हिसाब से, जल क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी है, और अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो नील नदी सबसे बड़ी है।
ठीक है, विश्व में। ठीक, अब इसमें ये जो नदी है ये कहाँ कहाँ तक इसकी ट्रिब्यूटरी जा रही है, तो ये बोलिविया एक कंट्री है, यहाँ से पेरू एक कंट्री है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला का भी कुछ हिस्सा है, गुयाना है, सूरीनाम है। तो ये पूरे जो क्षेत्र हैं, ब्राज़ील तो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, तो यहाँ से ट्रिब्यूटरी जो है अपना जल अमेजन नदी में डालती हैं, तो पूरा एरिया उसके बेसिन में कवर होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि लगभग अगर देखें तो आधे से ज़्यादा महाद्वीप इस नदी बेसिन नहीं कवर किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी जलवायु देखते हैं क्या है। तो एक भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वर्षण में क्या होता है, जब संवहनी वर्षा होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि भूमध्य रेखीय वाले में सूर्य तप जो होता है डायरेक्टली, जैसे ये एरिया पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। ठीक, तो जब ये सीधे पड़ती हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और संवहनी वर्षा, मतलब दिन में किसी भी टाइम पे वर्षा होती रहती है, संवहनीय वर्षा जो होती है। तो पूरी वर्ष यहाँ पर क्या होता है, गर्म और नमी बनी रहती है। गर्मी इसलिए कि इंसुलेशन रहता ही है, नमी इसलिए क्योंकि बारिश लगभग रोज़ ही होती है, प्रतिदिन बारिश होती है। उसकी वजह से ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि हमें बिल्कुल से चिपचिपाहट सी महसूस होती है, हमारा जो पसीना है वो सूखता नहीं है, उसकी वजह से हमें चिपचिपाहट सी महसूस होती है। ठीक, तो दिन का तापमान उच्च होता है और आर्द्रता भी उच्च होती है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, रात में तापमान कम हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी आर्द्रता वैसी बनी रहती है। ठीक है, अब वर्षा वन देखते हैं। तो वर्षा वन इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण वहाँ पे वर्षा वन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। ठीक, रेन फॉरेस्ट के लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा वर्षा जहाँ भी होगी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है, तो यहाँ पर इतनी वर्षा होती है। ठीक, इस वर्षा के कारण यहाँ पर सघन वन पैदा हो जाते हैं। तो सघन वन अगर उगेंगे तो क्या होगा कि इतने सघन होते हैं कि इनकी पत्तियाँ ऐसे छतनुमा सा आकार बना लेती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फैल जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की यहाँ से जो किरणें हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाती, तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। ठीक है, और अंधेरा होने की वजह से भूमि का प्रकाश जो है नीचे जो है नमी बनी रहती है। ठीक, यहाँ का पानी जो सूख नहीं पाता है, तो केवल वही यहाँ वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जो अंधेरे में मतलब रहने की क्षमता उनमें हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आएगा नहीं, तो छाए में वो बढ़ने की अगर क्षमता नहीं है उनमें तो वो नहीं हो सकती, नहीं बढ़ पाएंगी। तो वो क्या करती हैं, अपना खाना बनाने के लिए दूसरे जीवों पर भी निर्भर होती है, मतलब दूसरे परजीवी टाइप के पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को खाकर अपना खाना मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे आर्किड हो गया, ब्रोमिलाइड करके हो गया। ब्रोमिलाइड एक पौधा होता है जिसके ऊपर जो है पत्तियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर मेढक और प्राणी जो है और भी जो है अपने अंडे देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे जब घने वन होंगे तो वहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, प्रजातियां हैं, उसमें भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि प्राणी जात में जो प्रचुरता देखें तो टूकन एक पक्षी है, ये जो है अपने यहाँ से हॉर्नबिल से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। ठीक है, बड़ी चोंच वाले ये गुंजन पक्षी टूकन, ठीक है, भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों में से भिन्न है। ठीक, अब यहाँ पे जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें से बंदर है, स्लॉथ बियर है और ये टैपीर है जो चींटी को खाता है। ठीक है, ये भी यहीं पाया जाता है। ठीक, ये मतलब यहीं के लिए एंडेमिक है और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, सांप और सरीसृप, ठीक है, सांप और उसकी जो सरीसृप प्रजाति है उसमें और भी जीव आते हैं। ठीक है, तो इनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत सारी प्रजातियां तो अभी मतलब खोजी जानी भी बाकी हैं। ऐसी भी प्रजातियां होंगी जिन्होंने मतलब जिनका अभी नाम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। नए नए तरह के चीज़ें यहाँ पर अभी भी खोजी जाती हैं। ठीक है, मगरमच्छ है, सांप है, अजगर है, एनाकोंडा है, बुआ है, ऐसी भिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। हजारों कीड़े मकोड़े यहाँ पे निवास करते हैं और एक मीट खाने वाली जो मछली है पिराना, ये भी मछली यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी विविधताएं जो है इस एरिया में अमेजन बेसिन में पाई जाती है। ठीक, अब वर्षा वन जो है रेन फॉरेस्ट के लोग निवास कैसे करते हैं। अब क्या होता है कि लोग यहाँ पर
जो जैसे बहुत घने वन है तो घने वन को काट के, उनको काट कर, कुछ वृक्षों को काट कर वहाँ पर भोजन के लिए मतलब लैंड बनाते हैं, कृषि के लिए ज़मीन बनाते हैं और फिर वहाँ पे फसल उगाते हैं। तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं उसमें जो मेल होता है, पुरुष होता है, वो शिकार करेगा और नदी में मछली पकड़ने के लिए जाएगा, जबकि महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं वहाँ की फसलों की देखभाल करती हैं और वही फसलें उगाती हैं। तो मुख्यतः वो कौन सी फसल उगाते हैं, तो ट्रोपियोका एक फसल होती है, अनानास और शकरकंद, ये फसल मुख्यतः वो लोग उगाते हैं। ठीक है। अब देखो मछली और शिकार को अनिश्चित होता है, ऐसा नहीं है कभी मिला कभी नहीं मिला, तो महिलाएं ही उनका ज़रूरत को पूरा करती हैं और उसी जो साग सब्जी उन्होंने बोई है और उसी को काट कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो इसमें ये लोग इस तरह की पद्धति, जब जंगल को काटते हैं तो उस पद्धति को कहते हैं कर्तन एवं दहन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लाइस एंड बर्न। ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसान पहले वृक्षों झाड़ियों को काट कर भूमि साफ कर देता है, फिर उनको जला देता है। ठीक है, काट के फिर उन्होंने जला दिया, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक वो खेती करते हैं। ठीक है, जब तक इसकी पोषक तत्व वो रहता है मिट्टी में, तब तक उसमें खेती करते हैं। और जब उसकी खेती जो है उगना कमज़ोर हो जाती है तो फिर वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर दूसरे जंगल को काटते हैं, दूसरे एरिया को काटते हैं और फिर वहाँ पर साफ़ करते हैं, उनको जलाते हैं और फिर वहाँ पर उगाना चालू करते हैं। ऐसा करते रहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो एरिया है इसको यहाँ पे काटा, काटने के बाद यहाँ पर खेती की, खेती करने के बाद इसको भी ऐसे छोड़ दिया, फिर आगे वाले एरिया को काटा। तो वो कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो होता है, मुख्य आहार होता है इनका मेन्यो का। ठीक है, जिसको कसावा भी कहते हैं। ठीक है, आलू की तरह होता है, ये ज़मीन के अंदर उगता है। ठीक है। चींटियों की रानी व अंडकोश भी लोग खाते हैं। काफ़ी, मक्का, कोको, ये नकदी फसल भी ये लोग पैदा करते हैं। ठीक है। और वर्षा वनों से क्या होता है कि घरों के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ भी प्रदान करते हैं। तो मधुमक्खी के आकार के ऐसे छप्परा भी बनाते हैं, ऐसे छप्पर जिस पे लोग रहते हैं। ठीक। और कुछ झोपड़ियाँ ऐसे तीव्र उसकी शेप वाली होती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मलोका। ये वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में बताया गया कि वहाँ के ट्राइबल्स लोग जिस तरह से अपार्टमेंट में घर पे रहते हैं, उनकी छत जो है बहुत तीव्र और ढाल वाली होती है। ठीक। अब ये बता रहे हैं कि अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि पुराने समय में जो वन के अंदर जाने का एक तरीका था वो केवल यही है कि अमेज़न नदी पे नौवहन के द्वारा या मतलब नाव के द्वारा ही अंदर जा सकते हैं। अब क्या किया गया कि 1970 के बाद जब ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना, तो वर्षा वन के जो रेन फॉरेस्ट है उसके सभी भागों तक पहुंचने के लिए उस संभव हो गया। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो मूल ट्राइब थी, मूल प्रजाति थी, मूल आबादी थी, वो उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना शुरू कर दी और अपने जहाँ वो मतलब पहले जहाँ पे पौराणिक तरीके से वो लोग खेती करते थे, वहाँ से निकलकर हम नए क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जैव विविधता वाले वर्षा वन जो धीरे धीरे नष्ट हुआ जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष हर साल जो है अमेज़न बेसिन वर्षा वन का बड़ा सा भाग जो है लुप्त होता जा रहा है। ठीक। अब जैसे मान लो कि ये कटा, इसमें भी मिट्टी का कटाव होता है। अब मान लो बारिश हुई तो उसका जैसे पेड़ कट गए, तो पेड़ क्या होता है कि मिट्टियों को बांधे रखता है, उसकी जड़ से जो है मिट्टी बंधी रहती है। अब जब पेड़ काट दिया तो बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी ऊपर सतह जो है, उपजाऊ जो भाग होता है उसका, वो बह जाता है। तो बहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर बंजर भूमि में बदल जाएगी, वो जो सघन वन थे वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे। अगला टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ उनसे मिलके बना है। और ये जो है, ये जैसे दिख रहा है मैप में, तो ये एरिया जो हमें दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ये गंगा द्वारा है और इधर वाला जो एरिया है ब्रह्मपुत्र द्वारा है। ठीक। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य में ये पूरा बेसिन एरिया है। ठीक है। तो इसमें गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं।
जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे मानस हो गई और बराक हो गई। ठीक, इस तरह से ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी नदियाँ हैं जिनसे ये पूरा बेसिन बनता है, ब्रह्मपुत्र का बेसिन और गंगा का बेसिन बनता है। ठीक, अब गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में एक खास बात यह है कि यहाँ मैदान है, पर्वत है और हिमालय का गिरिपथ भी है। जैसे यहाँ पर ये हिमालय इधर है, ठीक, तो हिमालय का जैसे एक ये हिमालय है, तो इसका जो नीचे वाला एरिया जहाँ से मैदान शुरू होता है उसको बोलते हैं गिरिपथ। ठीक, सुंदरवन का डेल्टा है ये जो एरिया पड़ता है, ठीक, सुंदरवन का डेल्टा, ये सब इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को भी विभिन्न जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सांगपो क्या कहते हैं तिब्बत में। ठीक, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र में, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जमुना नाम पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पर देखो चाप झील बनती है। चाप झील मैंने पिछली क्लासेस में बताई थी। चाप झील में बेसिकली क्या होता है कि जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो ऐसे करके मार्ग बनाती है, ठीक है, विसर्प करती है जिसको बोलते हैं। ठीक, तो विसर्प करने में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक एरिया में कटाव होता है, यहाँ पर जैसे कटाव हो रहा है और यहाँ पर ये डिपॉजिट होता है, तो ये करते 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 क्या होता है कि जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो वो यहाँ से ऐसे बहने लगेगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे बहने लगी, तो यहाँ पर जो एरिया है इस तरह से एक झील से बन जाती है। तो जब ये झील से बन जाती है तो इसको बोलते हैं चाप झील। ठीक, जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, और मानसून में जून से जो मिड जून होता है, मिड जून से लेकर सितंबर तक के बीच में बहुत वर्षा होती है। ठीक, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी। ठीक, ये इंडिया का ही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि तीव्र ढाल भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे बसने के लिए अनुकूल नहीं है ये क्षेत्र जो है। ठीक, तो पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह से कम लोग निवास करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं, हिमाचल में हम लोग देखते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयोग है। मैदानी क्षेत्र इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं क्योंकि वहाँ एक तो मैदान है, वहाँ पे सड़क, रेल या आवागमन के साधन उनको बनाने के लिए ईजिली चीज़ें, फ्लैट में चीज़ें बनाना आसान है एज़ कम्पेयर टू पर्वतों में। ठीक, और वहाँ पर जो मिट्टी है वो उपजाऊ है क्योंकि बाढ़ के मैदान से बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं, इसलिए उस एरिया का जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। अब जनसंख्या घनत्व को थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। ठीक, तो ये 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का स्क्वायर है। तो इस क्षेत्र में जितने लोग निवास करेंगे वो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये यूनिट है पॉपुलेशन डेंसिटी का, जनसंख्या घनत्व का। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 ही है। पश्चिमी बंगाल में 1029 है, बिहार में 1102 है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हाँ, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में क्यों इतना है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों के रहने के लिए वो ज़्यादा अनुकूल नहीं क्षेत्र है। ठीक है, ठीक, अब धान की खेती के लिए पर्याप्त है, क्योंकि धान की खेती के लिए क्या होता है कि पर्याप्त जल चाहिए होता है, वर्षा भी होनी चाहिए और जल सिंचाई के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। तो धान की खेती यहाँ होती है पर्याप्त मात्रा में। और अन्य फसलें जैसे कि गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। गन्ना और जूट भी खेती होती है क्योंकि इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। ठीक, ये फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्र में उसमें केले के बागान भी मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, चाय के बागान भी पश्चिम बंगाल या असम में दिखाई देते हैं हमको। बिहार और असम के उस भाग में सिल्क के कीड़े संवर्धन भी मिलते हैं।
ठीक है। अब ये कीड़ सिल्क का मतलब उत्पादन होता है, वहाँ कीड़ों से ही सिल्क बनाया जाता है। ठीक। और मंद ढाल वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर वेदिकाएं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिका क्या होती है? वेदिका देखो बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसे ऐसे करके कोई स्लोप है और यहाँ पे आपको कुछ बनाना या खेती करना, ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया। अगर इस तरह से कोई है ऐसा एरिया, तो इसको मतलब यहाँ पर खेती करनी हो तो क्या करेंगे, तो इसमें ऐसे मैदान बना दिए जाते हैं। इसको ऐसे काट दिया ऐसे करके, फिर ऐसे करके वेदिका ऐसे बनती है। इसको बोलते हैं वेदिका। ठीक है। तो यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पे खेती कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ से जैसे मान लो कोई पानी बह रहा है तो उसके बहाव को इतना स्लो किया जा सकता है, और दूसरा से यहाँ पे जो मिट्टी है मिट्टी के कटाव को भी कम कर सकते हैं। तो इन दोनों पर्पज़ के लिए वेदिकाएं जो ढलान वाले मंद ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बनाई जाती है। तो वेदिकाओं में ही यहीं पर फसल उगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फसल उगाते हैं। ठीक है, तो ये वेदिका। ठीक। अब देखो धान की कृषि कैसे की जाती है। असम में चाय के बागान है, ये भी देखते हैं। अब इसमें और भी क्षेत्र हैं, जैसे जो नीचे वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव वगैरह भी मिलते हैं डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में सागौन, साखू और पीपल के पर्णपाती वो पेड़ भी मिलते हैं। पर्णपाती क्या होते हैं? ऐसे पेड़ होते हैं जो मतलब अपनी साल में एक निश्चित समय पर अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर उसमें नई पत्तियां आती हैं पूरी। ठीक है, तो इसे पेड़ों को पर्णपाती कहते हैं। ठीक। ब्रह्मपुत्र के मैदान में घास के भी झुरमुट बड़े मैदान मिलते हैं। घास मतलब मैदान नहीं, बांस के बहुत वो मतलब घने क्षेत्र मिलते हैं। ठीक। इसीलिए बांस का और बहुत सारा जो वहाँ का लोकल क्षेत्र है वहाँ पे बांस की नए हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। इसी वजह से अभी हाल ही में बांस को पेड़ से हटाकर घास में कन्वर्ट किया गया है कि उसको आराम से काटा जाए और बोया जाए, जिससे कि लोकल एरिया को प्रमोट किया जा सके उनके हस्तशिल्प को। ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जो ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर चीड़, देवदार एवं शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। ठीक। तो ये इस क्षेत्र की विविधता बताई गई है, कैसा ऐसा होता है यहाँ पर। अब देखो इसमें वन्य जीव क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो असम में आपको एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, काजीरंगा और ये सब में मिलता है। हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि ये सब सामान्य रूप से मिलने वाले जीव। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, काजीरंगा में। ठीक है। और ये डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील या बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रेहू, कतला, हिल्सा, ये फेमस मछलियां हैं जो पाई जाती हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में प्रमुख आहार है, क्योंकि मछली सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, चावल के लिए सारी फैसिलिटी हैं। ठीक है। जलवायु भी वैसी है, सिंचाई के लिए पानी भी ऐसा है, तो इस वजह से ये यहाँ का मुख्य आहार है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मानव के आहार में पर्यावरण का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक। पर्यावरण ने ही हमको इस तरह से फैसिलिटी दी है कि वो हमारे मुख्य आहार में शामिल हो गया। अब वेदिका का निर्माण, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस तरह से वेदिकाएं बनाई है। तो ये जो ढाल एरिया दिख रहा है ना, यहीं पर वो खेती करते हैं। ठीक। तो ये जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो इसको रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे खेती करने के लिए समतल मैदान बनाए जाते हैं। ये दो रीज़न है कि इनका वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक। अब वो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में जो अलवण जल है, मतलब जो कम सॉल्टी वाला वाटर होता है नदी का, उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको बोलते हैं गंगैटिकेट डॉल्फिन, या हिंदी में स्थानीय भाषा में उसको सुसु भी बोला जाता है। ठीक है। वो अंधी है, अंधी डॉल्फिन होती है, तो उसकी आवाज़ भी ऐसे शू शू करके उसकी आवाज़ आती है, इसकी वजह से इसका नाम सुसु पड़ा है। ठीक है। और यहाँ मतलब इसके होने की वजह से ये हम कह सकते हैं कि पानी शुद्ध है। ठीक। जैसे कि तितलियाँ हैं, वो भी शुद्धता की मतलब उपस्थिति, मतलब तितली की उपस्थिति भी उस एरिया की शुद्धता की बताती है, इंडिकेटर होती हैं वो।
वैसे ही सुसु की उपस्थिति भी जल की शुद्धता की इंडिकेटर है। ठीक है। अब रसायन की अत्यधिक मात्रा और गैर औपचारिक जो औद्योगिक गंदगी है जो इस नदी में बहाई जा रही है, उसकी वजह से ये नष्ट हो रही हैं। ठीक है। और मछुआरों को द्वारा जो छोटी मछलियों पकड़ने के साथ साथ इनको भी पकड़ा जा रहा है, जिससे इनकी आबादी कम हो रही है। तो इसको गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु भी घोषित किया गया था 2009 में। ठीक। अब ये सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लिए स्वच्छता मतलब ये एक स्वच्छता कवरेज शुरू किया गया था, स्वच्छता भारत मिशन, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1914 को। ये बेसिकली क्या था कि पर्यावरण और मानव को एक तरह से समरसता में लाने के लिए एक स्वच्छता कवरेज था, ताकि हम पर्यावरण को भी प्रदूषित ना करें और साथ ही अपना स्वास्थ्य भी उसको संतुलन में लाएं। ठीक है। सार्वभौमिक स्वच्छता मतलब अपने साथ साथ सारी चीज़ों को, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए संकल्प लें। ठीक। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में अब देखो यहाँ पर क्या है कि पर्यटन को बताया गया कि इसके आसपास क्षेत्र में कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो जैसे इलाहाबाद आएगा। ठीक है। कानपुर इलाहाबाद में संगम है। ठीक है। प्रयागराज नाम हो गया इसका। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नदी के तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये उसके बाद उद्योगों का गंदा पानी जो बह रहा है, बहकर ये इन नदी को प्रदूषित करता है। अब देखो इस बेसिन एरिया में क्या है कि जैसे मान लो कि मैदान है, तो मैदानी एरिया में क्या होगा, इजी होगा कि सड़क और रेल हम बना पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर सड़क और रेल मार्ग तो इजीली हैं एक दूसरे स्थान से एक से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। दूसरा, ये नदी में हम लोगों ने जल मार्ग को भी विकसित किया है, जल यातायात। ठीक है। तो नेशनल वाटरवे जो वन है वो यहीं से गंगा में है। ठीक। तो कोलकाता हुगली नदी के पास क्या है इम्पोर्टेंट, वो है पत्तन। ठीक है। जो रिवराइन पोर्ट है। मैदानी क्षेत्र में भी कई बड़े हवाई पत्तन भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रोड भी है, रेल भी है। ठीक है। एयर माध्यम भी है और वाटरवेज भी है। ये चारों वेज हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए। ठीक। अब गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा की सुरक्षा के लिए, उसके रिजुविनेशन के लिए जून 2014 में नमामि गंगे भी शुरू किया गया था। ठीक। अब पर्यटन के इस बेसिन में जो मतलब पर्यटन एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया होती है। अभी आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया में जो बाहर से लोग आते हैं वो भी इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, इसलिए पर्यटन को बहुत अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है। तो आगरा में जैसे यमुना के किनारे ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है, और उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा है। ठीक है। ये अभ्यारण्य है और विशिष्ट जो जनजाति दर्शनीय स्थल है। तो ये सारे स्थल जो पर्यटन को मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैंने चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में बताया था, तो ये क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है या कोई डाउट हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है। अब टूकन क्या है? टूकन एक पक्षी है जो हम लोगों ने देखा था, थोड़ा हॉर्नबिल जैसा दिखता है। मैनियाक कहाँ का भोजन है? ये अमेजन रिवर के जो लोग रहते हैं वहाँ का भोजन है। ठीक है। कोलकाता किस नदी के तट पर है? कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है। देवदार और फर किस प्रकार के हैं? तो देवदार क्या है? शंकुधारी वन है। ठीक है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? डेल्टा रीजन में मिलेंगे। ठीक। अब ये थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। मलोका क्या था? मलोका ढालू छत थी ना, जहाँ पर वो अमेजन के ट्राइब्स रहते थे। पिराना मछली है। ठीक। और रेशम की कीट जो है, कीट पालन। ठीक। और काजीरंगा कहाँ है? असम। सूती कपड़े बनारस। ठीक है।
तो इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।